अब देखो भाई, अकाउंटिंग रेशियो में सोल्वेंसी के हमने सारे कर लिए थे, एक छोटा सा एक रेशियो बच गया था हमारा, चौथा रेशियो कौन सा था? पांचवा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना, जिसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो पहले समझना ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ब्याज व्याप्ति अनुपात। हाँ, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? जो बच्चे खड़े हैं उसमें से। हाँ देवेश बोलो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। यानी ये कहना ये चाह रहा आपको कि आपका जो प्रॉफिट है वो और इंटरेस्ट के बीच में क्या रिलेशन, उसका क्या रेशियो होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका शायद आपके एक एग्जांपल दिया हुआ है, देना। क्वेश्चन तो है नहीं इसका, तो मैं आपको एग्जांपल सोल्व करवा रहा हूं। कौन सा एग्जांपल है? 11। देखो भाई एग्जांपल नंबर 11। अब इससे पहले कि मैं आपको यह समझाऊं, एक छोटा सा आपको एक इनकम स्टेटमेंट भी समझना है, जो आपके यहां पर भी काफी काम आएगा। और एक अपन जब पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वहां पर भी ये इनकम स्टेटमेंट काफी काम आने वाला है। ठीक है, अच्छे से कवर करना, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमारे बिजनेस में सबसे पहले अपन पता है क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे बिजनेस की टोटल इनकम, जो भी हमारी इनकम होती है। ठीक है, उस इनकम में से हम हमारे बिजनेस के लगभग सारे एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, सारे एक्सपेंस। ठीक है, बट बिफोर एक्सेप्ट उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स, ये दो चीजें अभी तक हमने क्या करी है? माइनस नहीं करी। कह सकते हैं इनकम में से सारे एक्सपेंस माइनस कर देता हूं एक्सेप्ट इंटरेस्ट और टैक्स। तो जो प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं पता है? इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यही है, यानी हमारा प्रॉफिट आ गया है कौन सा? इंटरेस्ट और टैक्स चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो। क्लियर? अब इस प्रॉफिट में से हम क्या चार्ज करते हैं? इसमें से हम चार्ज करते हैं माइनस सबसे पहले क्या? इंटरेस्ट। जैसे ही मैं इस प्रॉफिट में से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं, तो अब जो हमारा प्रॉफिट आता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और जैसे ही मैं इसमें से टैक्स माइनस कर दूं, तो जो वैल्यू आती है वो होती है आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली चीज है ना, उसको अब मैं मिटा रहा हूं, ये हमारे अब किसी काम की नहीं है। अब ध्यान से इस स्टेटमेंट को अच्छे से देखो। हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ होगा, उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं तो क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं तो क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्वेश्चन में अगर ये रेशियो पूछेगा तो बताओ मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? लेकिन पता है क्वेश्चन आपको देगा क्या? आफ्टर देगा। मुझे आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे जाना है, तो बताओ रिवर्स चलना पड़ेगा। जो चीज मैंने लेस करी वो जोड़ूंगा, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर टैक्स ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें अगर मैं ऐड कर दूं इंटरेस्ट तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ गए? अब इसका एक छोटा सा पॉइंट भी समझते हैं। सपोज कीजिए मैं यहां वैल्यू ले रहा हूं, ये 1 लाख रुपए था हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, 10,000 रुपए नहीं 20,000 रुपए हमने क्या कर दिया? इसमें से इंटरेस्ट लेस कर दिया, तो ये आ गया 80,000 हमारा क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्वेश्चन आपको है ना टैक्स की वैल्यू भी नहीं देगा, वो आपको टैक्स के परसेंटेज बताएगा। क्या बताएगा? टैक्स के परसेंटेज। सपोज कीजिए मैंने बोल दिया 25% टैक्स लगता है। अब बताओ 25% किसका होगा? इस प्रॉफिट का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। इस 80,000 का 25% टैक्स, यानी कि 20,000 रुपए मैं क्या करूंगा? माइनस, और जो प्रॉफिट आएगा 60,000, ये क्या है? ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर नितिन?
ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ वैल्यूज गायब करता हूं और मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन आपको देगा क्या, क्वेश्चन आपको देगा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है। ठीक है, क्वेश्चन ये वैल्यू हटाएगा और सिर्फ आपको देगा ये परसेंटेज। क्वेश्चन ये वैल्यू हटाएगा, क्वेश्चन ये वैल्यू हटाएगा और क्वेश्चन आपको देगा ये। यानी कि अगर मैं ये कहूं मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बताओ वापस, मैं अगर एग्जांपल बनाऊं इसी को तो क्या कह सकता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारा कितना 60,000। ठीक है, अच्छा इसमें भी जरूरी नहीं कि सीधा ये दे, इसकी जगह वो क्वेश्चन और थोड़ा घुमा सकता है। क्वेश्चन इसकी जगह भी पता क्या लिख सकता है, वो कह सकता है हमारे पास 10% डिबेंचर्स पड़े हैं 2 लाख के। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिबेंचर है उसके ऊपर 10% अपन को इंटरेस्ट देना है, तो इससे अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब इसने सीधा इंटरेस्ट भी नहीं दिया, इंटरेस्ट की जगह वो डेप्ट दे दिए। ठीक है, फिर इसने आपको नीचे बता दी टैक्स की रेट कि हम कितना परसेंट क्या देते हैं, टैक्स देते हैं 25%। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आपसे ये कहे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो, तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले तो लगाएंगे फॉर्मूला, और जैसे फॉर्मूला लगाया तो पता चल गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब मुझे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है तो इस पूरे स्टेटमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको रिवर्स कैसे कर रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर ऐड कर दूं, क्या ऐड करूंगा, टैक्स। ध्यान रखना सीक्वेंस से होना चाहिए, अगर आप पहले टैक्स की जगह इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे ना गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए, जिस सीक्वेंस से लेस हुआ उसी सीक्वेंस से वापस ऐड करना है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर मैं ऐड कर दूं क्या, टैक्स, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये इसमें जैसे इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा, ऐड कर दूं इसमें क्या, इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ में आया, इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ, अब वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, बताइए इस एग्जांपल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, 60,000, 60,000। ठीक है, ये हमारे पास 60,000 वैल्यू लिया था, यहां पर 60,000। अब थोड़ा सा मजेदार पॉइंट है, ध्यान से समझना इसको। ये मैंने 60,000 पे कौन सा ले लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैं इसमें ऐड करूंगा टैक्स, बताओ टैक्स कितना परसेंट था, 25%। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करूं। अच्छा चलो थोड़ा यहां आते हैं। ये जो भी हमारी वैल्यू थी, क्या ये 100% वैल्यू थी, यस भाई, तभी तो हमने 25% इस पे लगाया। 25% जो जिसकी वैल्यू पर लगता है वो खुद अपने आप में 100% होता है। अगर ये 100% था, जैसे ही मैंने 25% लेस किया होगा, तो आपको नहीं लगता ये जो प्रॉफिट आया होगा ये 75% हो गया होगा। समझ रहे हो, ये 75% है। तो बताओ ये कितना परसेंट होगा, अगर 25% लेस होने के बाद ये वैल्यू आई, तो 60,000 किसके बराबर है, 75% के बराबर है। ठीक है, और मुझे निकालना टैक्स जो कितना था, 25%। तो देखो कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा 60,000 जो है वो कितना परसेंट है, वो 100% नहीं है, 100 में से 25% लेस होने के बाद आया, 75% है। और मुझे क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, किसी भी चीज का आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, मैंने कहा 1 लाख का 1 लाख का 25% निकालो, पता क्या करोगे, 25/100। ये बट्टा 100 क्या होता है, ये एक बेस होता है। बेस ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं अगर 1 लाख 100 के बराबर है ना, तो 25 कितना होगा, ये अपन मान के चलते हैं, तो अपन परसेंटेज निकालते हैं। समझ गए, लेकिन क्या यहां 60,000 जो 100% के बराबर था क्या, नो, वो किसके इक्वल होगा, 75। तो ये किसके बराबर होगा 60,000, ये 75% के बराबर है। तो 25% आपको जानना है, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 25/75। भाई बेस तो ये है, यहाँ 100% बेस था, वहां बेस चेंज हो गया।
ये अगर मैं टैक्स की रेट यहाँ 30% रख देता तो ये कितना होता, तो ये 70% होता। फिर मैं लिखता 60,000 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई 30। अगर टैक्स 40% होता तो ये कितना होता, 60%। फिर मैं क्या करता, मैं लिखता 60,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 40। समझ रहे हो? चलिए, तो बताइए कितना आएगा, ये उतना ही आएगा जो हमने पिछली बार लेस किया। यही तो थी वैल्यू हमारी, 20,000 तो आएगा। जैसे ही मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 20,000 ऐड कर लूंगा तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारा कितना, 80,000, 80,000 आ गया। अब हमने कहा इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट। कितना दिया हुआ इंटरेस्ट, डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन हिंट दे दिया इसने। हमने 2 लाख के डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं मार्केट में, उसी पर तो इंटरेस्ट होता है। 2 लाख का 10%, तो 2 लाख का 10%, 20,000। ये क्या आया, ये 1 लाख हमारा आया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब फॉर्मूला में अपन वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। समझ में आया? ये तो मैंने करा दिया, अब वो एग्जांपल आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन करना है, मुझे निकालना क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। लक्ष्य क्या होगा बेटा, कुछ तो होगा सर, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। डेब्ट में पता क्या क्या आता है, डिबेंचर और लोन दोनों आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने निकाल लिया वर्किंग नोट से, ये हमारा क्या बन गया, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ध्यान रखना सीखना ये है, पर ये सीखने के लिए पहले ये पता होना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनता है। अब हमें ये वैल्यू चाहिए तो हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया था, 1 लाख डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कितना है, 2 लाख का 10% कितना, 20,000, तो क्या आएगा 5:2। तो सिंपल। सर ऐसा एक एग्जांपल दो, ठीक है बेटा करो 11। चलो अब इधर ध्यान देना, टोटली रेशियोज को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने कौन से रेशियो पढ़े, डेब्ट लिक्विड रेशियो, फिर हमने पढ़े सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड है हमारा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अभी जो टर्नओवर रेशियो है ना बहुत ही इजी है, वैसे ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे इजी रेशियो जो मुझे लगते हैं ना वो इसमें है, लेकिन कैलकुलेशन जो होती है ना सबसे टफ वो भी इसमें ही है। रेशियो मतलब फॉर्मूले बहुत इजी है इसके, लेकिन उसके अंदर की कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, टोटली मेनली वैसे तो इसको 6 रेशियोज में डिवाइड किया गया, बट अपन इसमें 2-3 रेशियो और ऐड करेंगे। क्लियर? सबसे पहले इसके अंदर आपको एक रेशियो पढ़ना है स्टॉक, या इसे दूसरा नाम बोला जा सकता है इन्वेंट्री। आ जाओ टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो जिसे हिंदी में हम कहेंगे स्टॉक या रहतिया, स्टॉक या रहतिया आवर्त अनुपात। ठीक है, अब ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, ये जो वर्ड है ना टर्नओवर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है पता आपको, सेल्स को। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। अगर अपन स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो अपन ये देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस का स्टॉक और हमारे बिजनेस की सेल्स के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक जो इतना बड़ा वर्ड है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये मैंने आपको एसपीएल में भी बताया था। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। क्या होता है, सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में हमारे पास आएगा एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। ये हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, अपन एक एक करके फॉर्मूला देखेंगे, उसके सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट वाले फॉर्मूला पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, और हिंदी में लिखवा देता हूं
परिचालन से आगम या आय की लागत, लागत यानी कि कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परिचालन से आगम की लागत हिंदी में आनी चाहिए। एग्जाम में जब आप पढ़ोगे तो आपको हिंदी में भी चीजें देखनी पड़ेगी। एवरेज स्टॉक को बोलते हैं औसत रहतिया या औसत स्टॉक, ठीक है। अब अपन को ये कैलकुलेट करना है परिचालन से आगम की लागत हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, इसका मतलब क्या हुआ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस पूरे का मतलब होता सेल्स, ये होता कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने इस बार गुड्स सेल किया है उसकी लागत क्या आती है, ठीक है, जो अपन ने गुड्स सेल किया। इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, अगर मुझे बिजनेस में नेट सेल्स दे दे, क्या दे दे, नेट सेल्स। अच्छा, नेट सेल का ही मैं दूसरा नाम और क्या रख सकता हूं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, नेट सेल्स, क्या बोल सकता है इसको मैं, नेट सेल्स। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, पता क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसे बना फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे अपन कह सकते हैं सकल लाभ। मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं, मैंने कोई चीज 12 रुपए में बेची और उस पर मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 12 में बेची 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, बताओ वो चीज मैंने कितने में खरीदी थी, 10 रुपए में। यानी कि आपने 10 रुपए जो निकाले ना, ये क्या है पता है, ये कॉस्ट है, जो चीज आपने खरीदी उसकी कॉस्ट, यानी हमारी जेब से कितने लगे, है ना। मैंने कितने में बेचा, 12 में, नेट सेल्स माइनस प्रॉफिट कितना कमाया, 2 रुपए, तो क्या आ गई, कॉस्ट। ये पहला तरीका। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं देगा, कई बार क्वेश्चन आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देगा, इनकी जगह कुछ और दे सकता है वो। अब वो क्या क्या दे सकता है, इसका एक और फॉर्मूला होगा। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब अगर आप कोई चीजें बना रहे हो, है ना, तो उस केस में ये आपको क्या करेगा, ये आपको कुछ वैल्यूज देगा। वो कौन कौन सी देगा, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दो, उसमें दो चीजें प्लस करो। क्या प्लस करोगे, प्लस बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और प्लस करोगे क्या, नेट परचेज। बस, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और प्लस नेट परचेज, ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक, अभी क्या भी चीज याद हो जानी चाहिए, प्लस प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय प्लस शुद्ध क्रय। प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं भाई, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, माल के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से किए जाएं या माल के क्रय के संबंधित हो, गुड्स के परचेज से रिलेटेड हो। मैंने जयपुर से गुड्स मंगवाया, जोधपुर आया, तो जयपुर से जोधपुर पहुंचने में बीच में जो भी हम एक्सपेंस करते हैं वो गुड्स के परचेज से रिलेटेड होता है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। और फिर जब वो गुड्स मेरे यहाँ पर फैक्ट्री में आ जाएगा और फिर मैं उससे जब फिनिश गुड्स बनाऊंगा, तो बनाने पर जो खर्चा लगा डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पर, वो सब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें मेनली क्या क्या आइटम्स आती हैं, वेजेस, कैरिज इनवर्ड, है ना, रॉयल्टी, ये कुछ चीजें आती हैं। बट आपके इस बार इन्होंने क्वेश्चन बहुत इजी बनाए, इन्होंने सीधा बोल दिया आपको, ये लो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस। मजा नहीं आया, मजा तब आता जब ये 4-5 एक्सपेंस देता, उसमें से मैं ढूंढने पड़ते, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी हमने एसपीएल में पढ़ रखा है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोला जाता है पता आपको, चेंज इन इन्वेंट्री, या मैं इसे और क्या बोल सकता हूं, स्टॉक एडजस्टमेंट। समझ रहे हो, तो इसी चीज को हम बोल सकते हैं क्या, स्टॉक एडजस्टमेंट, या फिर क्या बोल सकता हूं, चेंज
चेंज इन इन्वेंट्री। कई बार क्वेश्चन आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं देगा, हो सकता हो ये दे दे। तो चीजें सारी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ना ये रेशियो तो बहुत इजी था, बट इसकी कैलकुलेशन जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो तीन तरीके से हमने क्या कैलकुलेट किया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा। अब इसी में इसको क्या कहा जा सकता है, स्टॉक एडजस्टमेंट या चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और प्लस नेट परचेज। यानी ये पीछे वाली चीज सेम है, चेंज क्या किया मैंने, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, ये तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आया कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड हम एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक औसत रहतिया, अब मुझे एक बात बताओ, स्टॉक कितने तरीके का होता है बिजनेस में, आ रखा है इसी में। दो स्टॉक होते हैं हमारे पास, एक होता है ओपनिंग और एक क्या होता है, क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जब हम हमारी अकाउंटिंग की बुक्स तैयार करते हैं तो पहले ही दिन कितना स्टॉक था हमारे पास, ठीक है, जिस दिन हमने हमारी नई बुक स्टार्ट करी, वो कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग। और पूरे साल हम जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन करने के बाद में क्या स्टॉक बचा, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इन दोनों स्टॉक का अगर अपन को एवरेज करना है तो बताओ किसी भी चीज का एवरेज कैसे करते हैं, जितनी भी आपको चीजें दे रखी उन सबको जोड़ो और जितनी वो आइटम है उसका भाग दे दो। 5 चीजों का एवरेज करना, 5 की वैल्यू जोड़ो, डिवाइड बाई 5। 10 चीजों का एवरेज करना, 10 को जोड़ो, डिवाइड बाई 10। तो यहां स्टॉक कितने होते हैं हमारे पास, 2। कौन कौन सा, ओपनिंग और क्लोजिंग, इनका एवरेज करना है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, प्रारंभिक रहतिया प्लस अंतिम रहतिया बटा 2, ये क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब इसको अभी के भी लिखेंगे और पूरा का पूरा इसको याद करेंगे।